हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लता अंतरा से मिलने आई थी। उसने बताया था कि अंतरा गायत्री को भले ही बेवकूफ़ बना ले, लेकिन लता को नहीं बना सकती। अंतरा ने भी कह दिया था कि उसकी माँ की मौत के पीछे लता का हाथ था, इसलिए अंतरा लता और गायत्री दोनों से बदला लेना चाहती है। अंतरा की बात सुनकर लता की आंखें चौड़ी हो गई। वह कुछ सेकंड के लिए चौंक गई और अचानक हंस पड़ी। लता ने कहा, तुम्हारी माँ की मौत डिलीवरी के वक्त हुई थी, इसलिए उसकी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम हो। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं महेश दीक्षित की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। मिसेस दीक्षित, अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं तो तुम लोगों को माफ़ कर देती, लेकिन अब मेरी माँ के बलिदान का सवाल है, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। यह सुनकर लता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, तुम कुछ नहीं जानती अंतरा। अंतरा ने तुरंत कह दिया, मुझे कुछ जानना भी नहीं है। देर सबेर सच्चाई सामने आ ही जाएगी। बाय द वे, क्या तुम मुझे मेरे 10 करोड़ देने वाली हो या नहीं? लता ने अपने पर्स से एक प्रीपेड बैंक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया और फिर अंतरा से शांत लहजे में कहा, देखो अंतरा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। यह बदला वगैरह फिल्मों और कहानियों में ही अच्छा लगता है। जो जा चुके हैं उसके लिए इतना रिस्क लेकर कोई फायदा नहीं है। ऊपर से तुम अब प्रेग्नेंट भी हो। तुम यह बिल्कुल नहीं चाहोगी कि तुम्हारा बच्चा बदले की राह पर चले, है ना? बुजुर्ग होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ सलाह दे सकती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहने के बाद लता ने बैंक के कार्ड पर उंगली रखी और आगे कहा, यह 10 करोड़ रख लो और सोच समझकर फैसला लेना। अंतरा ने तुरंत बैंक कार्ड अपने हाथ में लिया और लता से कहा, आपकी सलाह के लिए थैंक यू, और आप फिक्र मत कीजिए, मेरा बच्चा बदले की राह पर नहीं चलेगा, क्योंकि सारे गिले शिकवे मैं खुद ही दूर कर दूंगी। इतना कहने के बाद अंतरा उठी और बिना लता के जवाब का इंतजार किए कॉफ़ी शॉप के बाहर निकली। बाहर निकलकर उसने सीधा विक्रांत ग्रोवर के ऑफिस के लिए एक टैक्सी ली। आकर्ष का आज रात दूसरा कॉन्सर्ट था, इसलिए आकर्ष की टीम बहुत बिजी थी। गरिमा तो छोड़ो, तन्वी भी इधर उधर भाग रही थी। तन्वी ने अंतरा को आते देखा और जल्दी से उसके पास जाकर कहा, तुम अभी से क्यों आ गई? मेकअप तो स्टेडियम में होगा ना? अंतरा ने बताया कि वह विक्रांत से मिलने आई है और फिर उसने तन्वी से पूछा कि क्या विक्रांत ऑफिस में है। तन्वी ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया कि हिटलर को उसकी ऑफिस के अलावा और कौन संभाल सकता है। यह सुनकर अंतरा को हंसी आ गई। दरअसल अंतरा को विक्रांत से एक मदद चाहिए थी, लेकिन उसके पहले उसे तन्वी से बात करनी थी। अंतरा तन्वी को एक कोने में लेकर गई और तन्वी के हाथ में लता ने दिया हुआ बैंक कार्ड थमा दिया। उसने तन्वी को बताया, इस कार्ड में 10 करोड़ रुपए हैं। नीरज अंकल से कहना कि यह पैसे देकर वह महेश दीक्षित को हायर करें। अंतरा की बात सुनकर तन्वी की आंखें फटी रह गई। उसने कहा, माय गॉड, मिस्टर शैडो कितने दिलदार हैं। उसने तुझे 10 करोड़ रुपए ऐसे ही दे दिए। अंतरा के पास सब कुछ बताने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने तन्वी को सिर्फ इतना बता दिया कि यह पैसे गायत्री के हैं। अंतरा ने तन्वी से कहा कि वह नीरज को यह भी बताए कि वह महेश दीक्षित को शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट के लिए एज मेन डिज़ाइनर हायर करे और महेश की ज्वाइनिंग सेरेमनी एकदम बड़ी होनी चाहिए। अंतरा की बात सुनकर तन्वी ने जवाब दिया कि वह तुरंत जाकर अपने पापा को कॉल करेगी। तन्वी ने यह भी सुझाव दिया कि वह विक्रांत से कहकर उस सेरेमनी में सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाएगी। यह कहने के बाद तन्वी तुरंत गई और अपने पापा को कॉल किया। जब नीरज को तन्वी ने अंतरा का मैसेज दिया तो नीरज को थोड़ी बहुत बात समझ आ ही गई थी, लेकिन उसे बिना कोई सवाल किए अंतरा को सपोर्ट करना ही था। और वैसे भी इसमें नीरज का खुद का भी तो फायदा था। महेश को हायर ना करने की उसके पास कोई वजह नहीं थी। एक तरफ नीरज ने महेश को अपनी कंपनी में लाने की तैयारी शुरू कर दी
और दूसरी तरफ अंतरा ने कॉन्सर्ट की। कॉन्सर्ट शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं था। आकर्ष अपने मेकअप रूम में बैठा था और अंतरा उसे मेकअप कर रही थी। अंतरा ने आकर्ष की आंखों पर मेकअप करते हुए कहा, लगता है आजकल आप ठीक से रेस्ट नहीं करते, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बढ़ गए हैं। यह कहते हुए अंतरा ने आकर्ष की आंखों के डार्क सर्कल्स को कवर किया। आकर्ष ने अंतरा के सवाल का जवाब देने के बदले पूछा, अंतरा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अंतरा ने बिना अपना हाथ रोके कहा, आकर्ष ने कहा, क्या आप तन्वी को कहेंगे कि वह मेरी फैन ना रहे, वरना मैं विक्रांत सर की वजह से पागल हो जाऊंगा। जब आकर्ष ने यह शिकायत की तब तक गरिमा भी मेकअप रूम में आ चुकी थी और उसने सब सुन लिया। उसने हंसते हुए अंतरा को बताया कि वह आकर्ष की बातों को इग्नोर करे। आकर्ष की बातें सुनकर अंतरा सोचने लगी, तन्वी आकर्ष की फैन थी, वो आकर्ष को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन विक्रांत इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद तन्वी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। जाहिर सी बात थी कि विक्रांत को आकर्ष से प्रॉब्लम होगी ही होगी। गरिमा ने आकर्ष को छेड़ा, अगर ऐसा है तो तुम खुद विक्रांत सर से बात क्यों नहीं कर लेते? यह सुनकर आकर्ष घबरा गया और उसने कहा, मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैं अंतरा से मदद मांग रहा हूँ। विक्रांत सर अब खुलेआम मुझ पर हावी हो रहे हैं। उस बेवकूफ़ तन्वी को छोड़कर कंपनी में हर कोई इस बात को जानता है, इसलिए मैं तन्वी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे बख्श दो, मैं कुछ साल और जीना चाहता हूँ। यह सुनकर अंतरा ने आकर्ष से कहा, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन तन्वी के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बदल ही नहीं रही, तो मैं और क्या करूं, आप ही बताओ। अंतरा की बात सुनकर आकर्ष अपना सर पीटने लगा और बोला, लगता है मेरी मौत भी जवानी में ही लिखी है। गरिमा, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में कितना टाइम बचा है? गरिमा ने जवाब दिया, यही कोई 10 साल। यह सुनकर आकर्ष की बोलती ही बंद हो गई। वैसे भी कॉन्सर्ट शुरू होने का टाइम हो गया था। हालांकि आकर्ष डरा हुआ था, लेकिन वह एक स्टार था और एक स्टार का मूड हो या ना हो, लेकिन स्टेज पर कदम रखते ही वह एनर्जी से भर जाता है। आकर्ष के साथ भी यही हुआ। उसका पूरा शरीर जोश से भर गया। पिछला कॉन्सर्ट हिट रहा था, जिसकी वजह से इस कॉन्सर्ट में और ज़्यादा क्राउड आया था। एक लड़की आकर्ष को देखकर इतनी खुश हो गई कि वह ज़ोर ज़ोर से उछलने लगी। वह तब तक नाची जब तक वह बेहोश नहीं हुई। आखिर में उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। ब्रेक के दौरान अंतरा ने आकर्ष को टचअप किया। जब आकर्ष फिर से स्टेज पर चला गया तो वहां पर गरिमा आई और उसने अंतरा का कंधा थपथपाते हुए कहा, अब तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा मोटा टचअप का काम रहा तो वह जूनियर्स कर लेंगे। तुम्हें अब घर जाकर आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें होटल छोड़ने किसी को भेजती हूँ। गरिमा ने यह कहा ही था कि अंतरा का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर नाम पढ़ा और गरिमा को मना करते हुए कहा, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद अंतरा ने अपना पर्स उठाया। गरिमा समझ गई कि कोई अंतरा को लेने आया है। उसने अंतरा को अपना ख्याल रखने कहा। उसके बाद अंतरा जल्दी से स्टेडियम से बाहर निकली और चलते चलते फ़ोन उठाया। आप यहाँ हो? फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर सैडो की आवाज़ आई। हाँ, स्टेडियम की पार्किंग में, लेकिन तुम जल्दबाजी मत करना, आराम से आओ। अंतरा को मिस्टर सैडो की गाड़ी दिखी और उसकी तरफ गई। गाड़ी के पास पहुंचते ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मजबूत हाथों ने अंतरा को अंदर खींच लिया। मिस्टर सैडो ने अंतरा को अपनी गोद में बिठाया और धीरे से कहा, आज कहीं बाहर खाते हैं, तुम थक गई होगी ना। अंतरा ने मिस्टर सैडो के गले के आसपास अपने हाथ रखते हुए कहा, आज मैं खाना बनाकर निकली थी, और रही बात थकान की, तो मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। मेरे अंदर अभी भी इतनी एनर्जी है कि मैं गायत्री को थप्पड़ मारकर ज़मीन पर पटक सकती हूँ। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर सैडो खुश हो गया। उसने अंतरा से कहा, नीरज कश्यप के लिए महेश को कंट्रोल करना आसान रहेगा। महेश को बस थोड़ी इज्जत और वाहवाही मिल जाए तो बस हो गया। अंतरा ने कहा, रुद्र का प्रोजेक्ट बंद हो गया, इस वजह से वैसे ही लोग महेश पर हंस रहे हैं, इसलिए उसे कुछ ना कुछ करके अपनी इज्जत बनाए रखनी है। यह कहने के बाद अंतरा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने आगे कहा,
10 करोड़ का पैकेज, मुंबई के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के मेन डिज़ाइनर का डेजिग्नेशन और एक बड़ी वेलकम सेरेमनी। मुझे नहीं लगता महेश के पास इस ऑफर को ठुकराने की कोई वजह होगी। मिस्टर शैडो ने हंसते हुए कहा, लता और गायत्री ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके दिए हुए पैसों से महेश को पेमेंट दिलवाकर तुम मुसीबत की जड़ को ही खत्म करना चाहती हो। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। उसने कहा, मिस्टर शैडो, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरी माँ ने महेश में ऐसा क्या देखा था जो उसने महेश के लिए अपनी जान दे दी। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, महेश नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए उसने ऐसा किया होगा। शायद वह तुम्हारा बलिदान नहीं देना चाहती थी। मिस्टर शैडो की इस बात से अंतरा सहमत थी। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो अपने बच्चे को मरता देख पाए। हर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मिस्टर शैडो ने कुछ नहीं कहा। वह अंतरा की बातों से दंग रह गया था। कोई जवाब ना आने पर अंतरा ने पूछा, मिस्टर शैडो, आप सुन रहे हो ना? ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर शैडो किसी सपने से जाग गया हो। हाँ, क्या हुआ? अंतरा ने पूछा, आप कहाँ खो गए थे? मिस्टर शैडो ने गहरी सांस ली और धीरे से अंतरा को गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि इस दुनिया में माँ के प्यार जैसा कुछ नहीं है। ऐसे ही बातें करते करते वह लोग घर पहुंच गए। अगले ही दिन अंतरा को नीरज का फ़ोन आया। उसने अंतरा को बताया कि महेश को समझाना उसके लिए बहुत ही आसान रहा। आगे नीरज ने फ़ोन पर कहा, अगर आप किसी को मनाना चाहते हैं तो आपको बस यह जानना है कि उसे क्या अच्छा लगता है, और महेश को तो खुद का नाम और खुद की इज्जत से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं है। बस उसकी तारीफ करो और वह खुश हो जाएगा। मुझे लगता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा। यह सुनकर अंतरा सिर्फ उदास होकर मुस्कुरा सकी। लता भी यह बात अच्छी तरह जानती थी, लेकिन बदकिस्मती से अंतरा की माँ जिंदा नहीं थी, वरना वह देख सकती कि महेश कितना घमंडी आदमी है। पर एक तरह से यह अच्छा भी था। अगर उसकी माँ ने देखा होता कि जिस आदमी से उसने इतना प्यार किया था वह असल में ऐसा नालायक आदमी है, तो वह निराश हो जाती। एक दिन बाद, जैसा कि अंतरा ने बताया था, नीरज ने महेश के लिए एक बड़ी ज्वाइनिंग सेरेमनी रखी। यह सेरेमनी होटल सहारा के बैंक्वेट हॉल में रखी गई थी और विक्रांत ग्रोवर को बोलकर आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इनवाइट किया गया था। महेश ने डार्क ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। उसके बाल कलर किए हुए थे। महेश के हाथ में शैंपेन का ग्लास था। महेश और नीरज एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर उन दोनों के ग्लास आपस में टकराए। उसके बाद दोनों ने एक घूंट भरी। उन दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें हो रही थी। उन दोनों से थोड़ी दूरी पर खड़ी तन्वी ने किसी की तरफ इशारा किया और पूछा, अंतरा, यह तुम्हारी मामी है ना? अंतरा ने उस तरफ देखा। लता ने पर्पल रेड कलर का इवनिंग गाउन पहना था। यह कलर काफ़ी मन था, जो कि यह इशारा कर रहा था कि उस गाउन की मालिक अच्छे मूड में नहीं थी। तन्वी के सवाल का अंतरा ने जवाब दिया, वह अब मेरी मामी नहीं रही, अब वो सिर्फ मिसिस दीक्षित हैं। यह सुनकर तन्वी ने कहा, लेकिन पता है वह औरत दिखती हैं, लेकिन असल में वह एक शंख है। यह सुनकर अंतरा कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, शंख क्यों? तन्वी ने अपनी बात समझाई। शंख का बाहरी हिस्सा शांत और सुंदर दिखता है, लेकिन अगर आप उसे अपने कान के पास ले जाओ तो आपको लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। यह लता बिल्कुल ऐसी ही है। अंतरा ने देखा कि लता उसे घूर रही थी। यह सुनकर अंतरा ने तन्वी को बताया कि यह डायलॉग वो पहले भी मार चुकी है। तन्वी ने अपनी बाहें उठाते हुए कहा, अच्छा, हो सकता है गायत्री के लिए यह बात कही हो। वैसे भी गायत्री और उसकी माँ दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वह दोनों रखैल हैं। अंतरा अपने हाथों को मोड़कर दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसकी नज़र स्टेज पर पड़ी। महेश हमेशा की तरह मैच्योर और स्थिर होने का नाटक कर रहा था।
अचानक तन्वी ने पूछा, आज गायत्री नहीं दिखाई दे रही? यह सुनकर अंतरा को हंसी आ गई। उसने तन्वी को जवाब दिया, कहाँ से दिखेगी? महेश आहूजा ग्रुप से जुड़ गया था। इस बात का फायदा उठाकर गायत्री ने रुद्र को शादी करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन अब जब महेश ने ही दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है तो किस मुंह से यहाँ पर आती? इस बात से तन्वी बहुत खुश हुई। उसने हंसते हुए अंतरा को बताया कि अगर गायत्री को पता चल जाए कि उसके दिए हुए पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ है तो वह गुस्सा कर करके मर जाएगी। अंतरा का कहना था कि गायत्री अभी नहीं मर सकती, पहले अंतरा को गायत्री से हर एक चीज़ का बदला लेना है। अंतरा तन्वी को यह सब बता रही थी, तब स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। महेश के हाथ में माइक दिया गया और उसने कुछ ऊंचे ऊंचे शब्द कहे। अंतरा ने देखा कि सब लोग कुछ ज़्यादा ही तालियां बजा रहे थे। अंतरा ने तन्वी से पूछा, लगता है लोग महेश को पसंद करते हैं? यह सुनकर तन्वी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, इन सबको मैंने बुलाया है। हर एक को ताली बजाने के 500 रुपये मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कि इन सब का पेमेंट भी मुझे मिस्टर सैडो से मांगना चाहिए। तन्वी की बात सुनकर अंतरा जोर से हंस पड़ी। उसने पूछा, मुझे अमाउंट बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। यह सुनकर तन्वी ने पूछा कि अंतरा के पास इतना पैसा कहाँ से आया। अंतरा ने बताया कि उसे ऋषभ मलिक से पेमेंट मिला है। ऋषभ याद आते ही अंतरा ने तन्वी को बताया कि लंबे समय से ना ही वह ऋषभ से मिली थी और ना ही फ़ोन पर बात हुई थी। तन्वी हर दिन विक्रांत के साथ रहती थी, इसलिए उसे बहुत सारी बातें पता रहती थी। उसने अंतरा को बताया, ऋषभ शायद फ्रांस चला गया है, बाकी बचे कार शो के लिए शायद उसने कोई ऑर्गेनाइजर रख लिया है। अंतरा सोच में पड़ गई कि ऋषभ अचानक फ्रांस क्यों चला गया होगा। तन्वी ने अंतरा से कहा, विक्रांत किसी को बता रहा था कि ऋषभ किसी की तलाश में वहां गया था। मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, तूने बताया कि तुझे ऋषभ से पेमेंट मिला है, तो क्या वह वापस आ गया? इसके जवाब में अंतरा ने बताया, मुझे नहीं पता, मेरा पेमेंट तो सीधा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, मैं उसे मिली नहीं थी। तन्वी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम्हें ऋषभ से मिलने की ज़रूरत भी नहीं है, वह एक प्ले बॉय है, तुम्हारे लिए मिस्टर सैडो ही ठीक है। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। यह सब बोलने के लिए मिस्टर सैडो ने तुम्हें कितनी रिश्वत दी है, सच सच बताना। तन्वी ने जवाब में कहा, वो तो काउंट करना पड़ेगा। यह बोलकर तन्वी ने सीरियस होकर अपनी उंगलियों से गिनती शुरू की। कुछ देर बाद उसने कहा, एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं, लेकिन लाखों में होने चाहिए। लेकिन मैं पैसों के लिए दोस्ती को बेचती समझी? मुझे सच में लगता है कि मिस्टर सैडो तुमसे प्यार करते हैं। वह आदमी अमीर है, मैच्योर है, हालांकि उसकी पहचान अभी भी सीक्रेट है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी किसी को लुक से जज नहीं किया। यह सुनते ही अंतरा ने तुरंत कहा, अच्छा, फिर तो आकर्ष छाबरा को तुमने उसका चेहरा नहीं बल्कि दिल देखकर पसंद किया होगा, है ना? इसके जवाब में तन्वी ने बताया कि उसने सिर्फ आकर्ष का लुक देखकर पसंद नहीं किया था। तन्वी का कहना था कि इतने टाइम से स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में काम करके सेलिब्रिटीज़ के लिए उसका सारा पागलपन खत्म हो गया है। तन्वी ने अंतरा को बताया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करके उसे समझ आ गया कि जो दिखता है वह होता नहीं। एक फेमस डेली सोप के एक्टर के बारे में तन्वी ने बताया कि उसके मुंह से हमेशा बदबू आती रहती है, तो दूसरी तरफ एक वेब सीरीज का एक एक्टर बहुत गुस्से वाला है। अंतरा ने पूछा, तेरा कहने का मतलब है कि यह सेलिब्रिटीज़ रियल लाइफ में अलग होते हैं? तन्वी ने जवाब दिया, बिल्कुल, सच कहूँ तो यह आकर्ष छाबरा भी कुछ अलग नहीं है। उसका पेट हमेशा खराब रहता है। वह 3 इडियट्स का चतुर रामलिंगम है, पता नहीं क्या खाता है, सारा माहौल खराब कर देता है। बाकी इसके अलावा इसमें और कोई खराबी नहीं है। यह सुनकर अंतरा जोर से हंस पड़ी। हंसते हंसते उसे थोड़ी दूर विक्रांत दिखा। अंतरा ने जानबूझकर तन्वी से पूछा, अच्छा यह बताओ, विक्रांत ग्रोवर कैसा है? इसके जवाब में तन्वी ने धीमी आवाज़ में कहा, सच कहूँ, अगर विक्रांत ने डेब्यू किया तो वह इन सभी सुपरस्टार से काफ़ी बेहतर होगा। यह सुनते ही अंतरा ने कहा, क्या इसका मतलब है कि तुम उसे नापसंद नहीं करती? यह सुनते ही अंतरा ने कहा, क्या इसका मतलब है कि तुम उसे नापसंद नहीं करती? तन्वी ने तुरंत कहा, नहीं,
वह कमबख्त मेरी सैलरी काट देता है। वह बहुत कंजूस आदमी है। यह सुनकर अंतरा फिर से हंस पड़ी। उन दोनों की बातें ऐसे ही चलती रही। पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन लता ने अब तक कोई चाल नहीं चली थी। वह अब तक चुपचाप बैठी थी। अंतरा थोड़ी निराश हुई। उसने सोचा था कि लता कम से कम पलटवार तो करेगी। अंतरा ने उम्मीद नहीं की कि लता सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लेगी, जो कि लता के स्वभाव में नहीं था। अंतरा ने तन्वी से कहा, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। तन्वी ने अपना सर हाँ में हिलाया और पूछा कि क्या उसे साथ चलने की ज़रूरत है। अंतरा ने उसे मना कर दिया और वहाँ से निकल गई। वॉशरूम में जब अंतरा अपने हाथ धो रही थी, तब उसे अपनी आंखों के कोने से आईने में एक लाल रंग का जाना पहचाना फिगर दिखा। अंतरा मुस्कुराई और टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकाल कर अपने हाथ पहुँचते हुए कहा, अब मिसिस दीक्षित को मुझसे क्या बात करनी है। लता ने अपने पीछे वॉशरूम का दरवाज़ा पहले ही बंद कर लिया था। उसने कहा, अंतरा, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो जिसमें हम दोनों को नुकसान हो। अंतरा ने लता की तरफ पलटते हुए पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ कहिए। लता ने अंतरा के पेट की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत जल्द माँ बनने वाली हो। तुम्हें इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेना चाहिए, नहीं तो इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। अंतरा, मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों को हमारे कदम पीछे हटा लेने चाहिए। तुमने इस बारे में सोचा? यह बात साफ थी कि लता नेगोशिएट करने आई थी। अंतरा उसकी बात सुनना चाहती थी। अंतरा ने पूछा, पहले आप मुझे यह बताओ कि आप कैसे पीछे हटना चाहती हैं। लता ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम 10 करोड़ पहले ही ले चुकी हो। मैं जानती हूँ कि तुमने उन पैसों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ साजिश रचने में किया है, लेकिन फिर भी मैं यह समझ लूँगी कि वह पैसे तुम्हारे लिए कंपनसेशन था। मैं मानती हूँ कि गायत्री ने तुम्हारे साथ गलत किया था, इसलिए उस 10 करोड़ को गायत्री की तरफ से माफ़ी समझना। तो अब मामला सेटल हो गया है, इसलिए अब तुम रुद्र को डाइवोर्स दे दो और फ्यूचर में कभी भी तुम्हें गायत्री और रुद्र की ज़िंदगी में दखल नहीं देनी है। लता की बात सुनने के बाद अंतरा ने मन ही मन लता के दिमाग की तारीफ की। आगे बढ़ने के लिए पीछे हटने का यह कदम सच में काबिले तारीफ था। लता यह जताना चाहती थी कि फिलहाल वह और गायत्री घाटे में है, लेकिन लता ने बहुत चालाकी से यह प्लान बनाया था। उसे यकीन था कि अगर अंतरा रास्ते से हट गई तो रुद्र और गायत्री की शादी होने के अभी भी चांसेस थे। हालांकि अंतरा को इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा, मिसेस दीक्षित, मुझे रुद्र और आपकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। वे जो चाहे करें, मुझे परवाह नहीं है। यह सुनकर लता के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। तुमने बहुत सही फैसला लिया है अंतरा। ठीक है फिर, अब हम कभी भी एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे। यह बोलकर लता बाहर निकलने के लिए मुड़ी। तब अंतरा ने उसे रोका। लता अंतरा की तरफ सवालिया नज़र से देखने लगी। अंतरा ने कहा, गायत्री ने मेरा पति छीन लिया था, वह मामला तो सेटल हो गया, लेकिन मेरी माँ के पति को छीनने का मामला सेटल होना बाकी है। यह सुनकर लता के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होने लगी। उसने कहा, अंतरा, उस वक्त हमारे बीच क्या हुआ था यह तुम्हें नहीं पता है। और तुम यह सोचो कि अगर महेश ने तुम्हारी माँ से सच्चा प्यार किया होता तो भला मैं महेश को कैसे छीन सकती थी। इसका अंतरा ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पास एक शातिर दिमाग और मीठी जबान है। और चलो, पिछली पीढ़ी में क्या हुआ था उसे एक पल के लिए साइड पर रख देते हैं, लेकिन इस पीढ़ी का क्या। इस बार भी तो मेरे पिता को गायत्री ने छीन लिया है, उसका क्या करेंगे। यह सुनकर लता को समझ आ गया कि अब अंतरा नहीं रुकने वाली। अंतरा को पहले से अंदाज़ा था कि आज लता उससे बात करने ज़रूर आएगी, इसलिए वह जानबूझकर वॉशरूम में आई थी और लता का इंतज़ार कर रही थी। लता के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, तो अब तुम ही बताओ कि तुम क्या चाहती हो। अंतरा ने जवाब दिया, मैं वही चाहती हूँ जो असल में होना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि महेश मुझे अपनी सगी बेटी मानकर अपना ले। यह सुनते ही लता के हाव भाव बदल गए। उसने कहा, सबको ऐसा लगता है कि महेश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं।
वरना मैं गायत्री की रुद्र से शादी करवाने के लिए क्यों इतनी मेहनत करती। इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे पिता के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि वह पहले ही बता चुकी है कि उसे प्रॉपर्टी या पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंतरा का कहना था कि उसकी माँ ने शायद उसे यही सोचकर जन्म दिया था कि भले ही महेश ने उसे छोड़ दिया लेकिन अपनी बेटी को वह जरूर अपनाएगा। अंतरा ने लता को बताया कि वह बस अपनी माँ की इच्छा पूरी करना चाहती है। अंतरा की बात का लता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अंतरा लता के जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद आखिर लता ने कहा, अंतरा, अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी माँ और पिता के बीच क्या हुआ था तो मैं बता सकती हूँ। यह सुनते ही अंतरा ने तुरंत मना कर दिया और कहा, मैं सिर्फ सच्चाई में विश्वास करती हूँ। अब तक तो तुम महेश को बहुत खुश करती आई हो, लेकिन अब देखेंगे कि महेश को अपनी इज्जत प्यारी है या तुम्हारी चापलूसी। अंतरा ने अपनी बात पूरी की ही थी तब किसी ने वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और बाहर से कुछ औरतों की आवाजें आने लगी। अरे, यह लेडीज वॉशरूम का दरवाजा बंद क्यों है? कहीं इसका रिपेयरिंग तो नहीं चल रहा? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने अंदर से दरवाजा बंद किया हो। लगता है अब होटल के स्टाफ को बुलाना पड़ेगा, वही लोग यह दरवाजा खोल कर देंगे। जैसे ही उन लोगों की बातें पूरी हुई, वॉशरूम का दरवाजा अंदर से खुल गया। अंतरा बाहर आकर मुस्कुराई और धीरे से कहा, आई एम सॉरी, वॉशरूम का रिपेयरिंग नहीं चल रहा। दरअसल अंदर एक लेडी हैं, उनकी कोई पर्सनल मैटर थी, इसलिए उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। लेकिन अब आप अंदर जा सकते हैं। बाहर पहले से ही बहुत सारी औरतें लाइन लगाकर इंतजार कर रही थी। अंतरा की बात सुनते ही वह सब चिढ़ गई और बोलने लगी, पर्सनल मैटर्स? अरे, यह सब बातों के लिए दूसरी कोई जगह पर जाना चाहिए ना। वॉशरूम पर कब्जा करने का क्या मतलब? यह सुनकर अंतरा लता की ओर मुड़ी और कहा, मिसेस दीक्षित, आगे से आप प्लीज ध्यान रखिएगा। देखो आपकी वजह से लोगों को कितनी परेशानी हुई। मिसेस दीक्षित? यह नाम सुनकर बाहर खड़ी औरतें हैरान हो गई। यह पार्टी महेश दीक्षित की ज्वाइनिंग सेरेमनी की थी। सिर्फ उनकी पत्नी को मिसेस दीक्षित कहा जा सकता था। मिस्टर दीक्षित की पत्नी इतनी मैनरलेस हैं? इतने बड़े डिजाइनर ने ऐसी लो क्लास औरत से शादी कैसे कर ली? बाहर खड़ी औरतें चिढ़कर आपस में यह सब फुसफुसाते हुए वॉशरूम के अंदर गई। लता अंदर ही फंस गई थी। अंतरा ने अपना काम पूरा कर लिया था, वह तुरंत वहां से बाहर निकल गई। अंतरा ने लता को नाराज कर दिया था। यह लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब किसकी जीत होगी और हार होगी यह तो वक्त ही बताएगा। बाहर बैंक्वेट हॉल में महेश ने देखा कि लता अपनी जगह पर नहीं थी। वह इधर उधर देखकर लता को ढूंढने लगा। नीरज, जो कि कब से महेश को कंपनी दे रहा था, उसने पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हो महेश? मुझे बताइए। मैं होटल के स्टाफ को आपकी मदद करने के लिए कहता हूँ, महेश ने जवाब दिया। अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो मेरी वाइफ को ढूंढ रहा था, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। काफ़ी देर बाद लता बैंक्वेट हॉल में लौटी, लेकिन वापस आते ही वह चौंक गई। लता ने देखा कि हॉल खाली था। वहाँ पर होटल के 2-4 स्टाफ वाले सफाई कर रहे थे। लता ने एक क्लीनर से पूछा कि क्या पार्टी खत्म हो गई? क्लीनर ने बताया कि पार्टी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई और सब चले भी गए। यह सुनकर लता ने हैरानी से पूछा, सब मतलब मिस्टर दीक्षित भी चले गए? मेरा मतलब है कि जो स्टेज पर खड़े थे। इसके जवाब में क्लीनर ने हंसते हुए कहा, आप कैसी बात कर रही हैं मैडम? अगर सब चले गए हैं तो वो क्यों रुकेंगे? लता की भौहें उठ गई। उसे समझ आ गया था कि फिर एक बार अंतरा ने उसके साथ चाल चली थी। उसने वॉशरूम से निकलने से पहले जानबूझकर उन औरतों को बताया था कि लता ने वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था। लता मुश्किल से उन चुगलखोर औरतों से अपना पीछा छुड़ा कर आई थी, लेकिन तब तक महेश जा चुका था। लता को इस बात की हैरानी हो रही थी कि आज से पहले महेश ने ऐसा कभी नहीं किया था। वह कभी अपने बीवी बच्चे को इस तरह से छोड़कर नहीं जाता था। लता ने अपना फ़ोन निकाला और महेश को कॉल किया। सामने से फ़ोन उठते ही लता ने धीरे से पूछा, महेश, आप कहाँ हो?
फ़ोन की दूसरी तरफ से महेश ने जवाब दिया, वो मुझे और नीरज जी को थोड़ा काम था, इसलिए मैं ऑफिस आया हूँ। लेकिन तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? इसके जवाब में लता ने चापलूसी वाले अंदाज से कहा, अरे वो क्या हुआ ना कि कुछ लोग मिल गए थे जो आपके फ़ैन थे। वह लोग आपके बारे में जानना चाहते थे। वह सब मुझे वहाँ से निकलने ही नहीं दे रही थी। इसकी वजह से मुझे टाइम लग गया। यह सुनकर महेश को शक हुआ। उसने बेरुखी से पूछा, तुम सच कह रही हो? लता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महेश एक इंटरनेशनल गार्डन डिज़ाइनर हैं। आज की पार्टी में बहुत सारे लोग महेश की रेपुटेशन की वजह से उसे देखने आए थे। यह सुनकर महेश का लहजा बदल गया। अब वह ज़्यादा रूखेपन से बात नहीं कर रहा था। महेश ने एक आह भरी और कहा, लता, आगे से ध्यान रखना। भले ही कोई मेरा कितना बड़ा फ़ैन क्यों ना हो, तुम्हें वॉशरूम का दरवाज़ा हरगिज़ लॉक नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है लोग मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे थे? यह सुनकर लता समझ गई कि ज़रूर यह अंतरा का किया कराया होगा, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाला और कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन जब आप बिज़ी हों और कोई आपसे मिलने की और आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने की ज़िद करे तो मैं क्या करती? इसलिए मैं उसे वॉशरूम में लेकर गई। मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। अगर मुझे आपके लिए कुछ औरतों का गुस्सा भी झेलना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर महेश एकदम शांत हो गया। उसने लता को टैक्सी से घर जाने कहा और बताया कि वह ऑफिस में अपना काम खत्म करके घर लौटेगा। इसके जवाब में लता ने महेश से कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। और आज आपको क्या खाना है यह बता दीजिए। आपके आने से पहले मैं डिनर तैयार रखूंगी। महेश ने जवाब दिया, तुमने पिछली बार दाल मखनी बहुत अच्छी बनाई थी। वैसे भी आज एक गेस्ट आने वाले हैं, तो वही बना देना। यह सुनकर लता सोच में पड़ गई कि उनके घर कौन गेस्ट आने वाला होगा। लता को लगा कि वह नीरज कश्यप ही होना चाहिए। वैसे तो लता को पता था कि नीरज कश्यप बहुत बड़ा एक्टर था, वरना अपने एम्प्लॉय के लिए इतनी बड़ी ज्वाइनिंग पार्टी कौन रखता है। और अब पार्टी के बाद ही वह महेश के घर डिनर पर आ रहा था। यह देखकर कोई नहीं कहेगा कि महेश और उसके बॉस की पहली मुलाकात पिछले दिन ही हुई थी। हालांकि इस बारे में लता और कुछ नहीं कर सकती थी। लता ने होटल सहारा से बाहर निकलकर घर जाने के लिए टैक्सी ली। घर पहुंचकर जैसे ही लता ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि पूरे घर में धुआं था। लता घबरा गई कि कहीं घर में आग तो नहीं लग गई। उसने तुरंत आवाज़ लगाई, ध्रुव, गायत्री, कहाँ हो तुम? लता की आवाज़ सुनकर ध्रुव खांसता हुआ उसके पास आया और कहा, अहम अहम मॉम, अच्छा हुआ तुम आ गई। जल्दी से अंदर जाओ वरना दीदी घर में आग लगा देगी। ध्रुव इतना खांस रहा था कि उसकी आंखों में पानी आ गया। लता घबरा गई। उसने ध्रुव को गले लगाकर शांत किया और फिर उठकर कमरे की खिड़कियां खोल दी। उसके बाद लता ने ध्रुव को जल्दी से घर के बाहर भेज दिया। अब ध्रुव खतरे से बाहर था। लता ने एक आह भरी और फिर किचन में गई। किचन में और भी ज़्यादा धुआं था। लता ने गायत्री को आवाज़ लगाई। गायत्री ने तुरंत खांसते हुए जवाब दिया, माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। लता ने गायत्री का हाथ पकड़ा और उसे किचन से बाहर खींच कर ले गई। बाहर जाकर लता ने गुस्से से पूछा, क्या कर रही थी तुम कि पूरा घर धुआं धुआं हो गया? गायत्री भी बहुत गुस्से में थी। उसने लता पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहा, ध्रुव को भूख लगी थी। अब अगर उसे भूखा रखती तो तुम्हारा पति फिर मुझे लेक्चर देने लगता। यह सुनकर लता ने गायत्री को डांट दिया, अरे होटलों की कमी है क्या? ऑर्डर कर देना चाहिए था ना। तुम्हारे मास्टर शेफ बनने के चक्कर में आग लग सकती थी, पता है। लता के ताने से गायत्री को और गुस्सा आ गया। उसने भी कह दिया, मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन तुम्हारे लाड साहब ने जिद पकड़ रखी थी कि उसे सिर्फ KFC खाना है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाया और KFC का आउटलेट हमारे घर से बहुत दूर है, इसलिए मैं खुद लाने भी नहीं जा सकती थी। मैंने देखा कि फ्रिज में फ्रोजन चिकन पड़ा था, तो सोचा कि यूट्यूब पर देखकर मैं खुद ही बना देती हूँ।
और मैंने शुरू भी कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। यह सुनकर लता ने फिर से ताना मारा। जिंदगी में किचन में कदम रखा होगा तब बना पाओगी ना। सच में तुम मेरी नकारा औलाद हो। गायत्री को लता की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। गायत्री की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। ना मुझे खाना बनाना आता है और ना ही लोगों को खुश करना। मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे होने वाला पति भी मुझसे दूर हो गया है। तुमने सच कहा, मैं किसी काम की नहीं हूँ। इसके बाद लता ने कुछ नहीं कहा। उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। वैसे ही गायत्री परेशान थी। उसने 10 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करके अंतरा को दिए थे, लेकिन अंतरा ने उन पैसों का इस्तेमाल करके महेश को काम दिलवा दिया था। अगर यह बात गायत्री को पता चल गई तो वह और दुखी हो जाएगी। आखिर गायत्री लता की बेटी थी, उससे गायत्री के आंसू देखे नहीं गए। लता ने गायत्री के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस यह कह रही थी कि सबको अपनी अपनी खासियत पहचाननी पड़ती है। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसके बदले तुम वो काम करो जो तुम्हें अच्छे से आता है। लता के दिलासा देने के बाद भी गायत्री के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने लता से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझ में कोई खास बात नहीं है। मैं किसी भी मामले में अंतरा की बराबरी नहीं कर सकती। यह सुनकर लता ने गायत्री को हल्की टपली मारी और कहा, बकवास मत करो। गायत्री ने जवाब दिया, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। रुद्र का भरोसा वापस जीतने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। लेकिन तुम्हारा पति, जिसने मुझे अपनी बेटी माना था, उसने रुद्र की कंपनी छोड़कर नीरज कश्यप की कंपनी ज्वाइन कर ली। अब रुद्र मेरे बारे में क्या सोचेगा। महेश दीक्षित के नाम से रुद्र की माँ की भी मेरे सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अब वो भी मुझे नीचे दिखाएगी। यह सुनकर लता ने गायत्री को गले लगा लिया और उसे शांत किया। लता ने उसे बताया कि वह लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लता ने गायत्री को अपने बेडरूम में भेज दिया और किचन में जाकर गायत्री ने फैलाया हुआ रायता ठीक किया। वह सब हो जाने के बाद लता खाना बनाने में लग गई। लगभग 7:30 बजे के आसपास घर की बैल बजी। लता ने दरवाज़ा खोला तो बाहर महेश था, जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही वह बात करते करते घर के अंदर दाखिल हुआ। अरे, आपको डिज़ाइन की जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मैं वर्कहॉलिक आदमी हूँ। कश्यप जी, हा हा हा, बिल्कुल ठीक है, बाय। इतना बोलकर महेश ने फ़ोन रख दिया। लता तुरंत महेश के पास आई और उसका कोट उतारने में उसकी मदद करने लगी और कहा, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो। महेश ने अपनी टाई लूज करते हुए कहा, अब क्या बताऊं, नीरज कश्यप आदमी ही इतना डाउन टू अर्थ है। हम दोनों का एक ही दिन में इतना अच्छा ट्यूनिंग हो गया है कि किसी को लगेगा कि हम बरसों से एक साथ काम कर रहे हैं। नीरज कश्यप से जुड़ने का मेरा फैसला एकदम सही था। भले ही उसकी कंपनी आहूजा ग्रुप जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए उसे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है। एक बार यह शॉपिंग मॉल तैयार हो जाएगा तो नीरज कश्यप मुंबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का लीडर बन जाएगा। यह बोलते बोलते महेश की डाइनिंग टेबल पर पड़े बर्तनों पर पड़ी और उसने लता से पूछा कि उसने बस इतना ही खाना बनाया है। लता ने 4 सर्विंग बाउल की तरफ देखकर बताया कि उसे पता नहीं था कि नीरज कश्यप को क्या खाना पसंद है। लता ने कहा कि अगर खाना महेश को कम लग रहा हो तो वह और भी डिशेस बना देगी। लता की बात सुनकर महेश ने पूछा, तुम्हें किसने कहा कि नीरज कश्यप आ रहे हैं? उसकी तो अभी एक मीटिंग है, वह हमारे घर क्यों आएंगे? यह सुनते ही लता चौंक गई। उसने महेश से पूछा, अगर नीरज कश्यप नहीं आ रहे हैं तो फिर कौन हमारे घर आ रहा है? महेश ने लता के सवाल का जवाब देने के बदले आसपास देखते हुए पूछा, ध्रुव और गायत्री नजर नहीं आ रहे? कहाँ है वह दोनों? लता ने बताया कि घर पर गेस्ट आने वाले थे, इसलिए उसने गायत्री और ध्रुव को ऊपर अपने बेडरूम में भेज दिया ताकि वह लोग महेश और गेस्ट की बातों को डिस्टर्ब ना करें।
महेश ने ध्रुव और गायत्री को वापस नीचे बुलाने के लिए कहा और बताया कि उन दोनों का भी उस गेस्ट से मिलना जरूरी है। यह सुनकर लता के हाव भाव बदलने लगे। महेश ने लता का हाथ पकड़कर कहा, देखो लता, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकता, लेकिन अंतरा और मेरा दोनों का माधुरी से रिश्ता रहा है, और आज अगर मैं नीरज कश्यप की कंपनी से जुड़ पाया हूँ तो वह भी अंतरा की वजह से। इसलिए मुझे अंतरा का शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। यह सुनकर लता के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। उसने पूछा, तो इसका मतलब आज हमारे घर डिनर के लिए जो गेस्ट आ रहा है वह अंतरा है? इसके जवाब में महेश ने कहा, हाँ, और अंतरा के पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। रुद्र से अलग होने के बाद वह बेचारी होटल में रह रही थी। एक लड़की का इस तरह से होटल में रहना अच्छा नहीं है ना, इसलिए वह हमारे घर पर रहने वाली है। तुम तो वैसे ही इतनी दयालु और समझदार हो, मुझे उम्मीद है तुम उसके साथ मिलजुल कर रहोगी। महेश की बात सुनकर लता कुछ जवाब दे उसके पहले डोरबेल बजी। महेश तुरंत दरवाजा खोलने के लिए गया। यह देखकर लता हैरान रह गई। महेश घर का मालिक था। आज तक उसने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला था, लेकिन आज उसने खुद ही बनाई परंपरा तोड़ दी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही लता को सामने अंतरा दिखी। अंतरा को देखते ही महेश ने वेलकम किया। आओ आओ अंतरा, 100 साल जीने वाली हो। अभी तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। अंतरा ने प्योर वाइट ड्रेस पहनी थी। उसके बाल खुले थे। वह अपने साथ एक छोटा सूटकेस लाई थी। अंतरा ने लता की तरफ देखते हुए कहा, हेलो मिसेस दीक्षित। सॉरी, मैं आपको और मिस्टर दीक्षित को तकलीफ दे रही हूँ। यह सुनकर महेश ने कहा, अरे बेटा, तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? लता को कोई तकलीफ नहीं होगी। वह हर किसी के साथ घुल मिल जाती है। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहने के बाद महेश ने अंतरा के हाथ से उसकी सूटकेस ली और कहा, तुम्हारे पास इतना ही सामान है? यह बैग तो बहुत हल्का है। अंतरा ने नाटक करते हुए शर्मिंदगी में अपना सर झुकाया और एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ महेश को जवाब दिया, दरअसल मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। जब किसी को घर से निकाल दिया जाता है तब सामान पैक करने का मौका ही नहीं दिया जाता ना। महेश को भी पता था कि अंतरा को मधु और रुद्र ने घर से निकाल दिया था। बेसहारा और कमज़ोर औरत को देखकर आदमी पिघल जाते हैं। महेश का भी दिल पिघल गया। उसने अंतरा को दिलासा दिया, अब यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो लता को बता देना, वह सब अरेंज कर देगी। अंतरा ने लता की तरफ देखकर थैंक यू कहा। उसके बाद महेश अंतरा को ऊपर उसका कमरा दिखाने ले गया। अंतरा को गेस्ट रूम मिलने वाला था, जो कि गायत्री के रूम के बगल में था, और ध्रुव का रूम भी वहीं पर था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए महेश अंतरा के साथ बातें कर रहा था। अचानक से इतना शोर होने की वजह से गायत्री ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा कि महेश और अंतरा बातें करते हुए ऊपर आए थे। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो जो देख रही थी वह हकीकत थी या सपना। गायत्री को पता नहीं था कि महेश ने अंतरा को क्या बताया था, लेकिन महेश की बात सुनकर अंतरा अपना सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। गायत्री के रूम के पास पहुंचते ही महेश रुक गया और कहा, अब तुम्हारी कजिन तुम्हारे पास वाले कमरे में रहने वाली है। तुम दोनों साथ में पली बड़ी हो, इसलिए तुम दोनों का रिश्ता काफी मजबूत होगा, है ना? गायत्री कुछ जवाब दे उसके पहले अंतरा ने कह दिया, बिल्कुल। इनफैक्ट गायत्री की परवरिश में मेरा भी बड़ा योगदान रहा है। उसका खाना पीना, कपड़े, उसकी पढ़ाई, उन सब का काफ़ी हद तक मैंने खर्चा उठाया था। लेकिन अब गायत्री अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अंतरा की बात सुनकर महेश को समझ आ गया था कि अंतरा गायत्री को ताना दे रही थी। उसने मामला संभालते हुए कहा, गायत्री, तुम्हें अंतरा से अच्छे से पेश आना है। तुम दोनों को घुल मिलकर रहना है। यह सुनते ही अंतरा ने भरोसा दिया, बिल्कुल, गायत्री मेरी छोटी बहन है।
मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अंतरा की बात सुनकर महेश ने कहा कि फिर उसे कोई टेंशन नहीं। उसके बाद महेश अंतरा को उसके रूम में ले गया। उन दोनों के जाने के कुछ सेकंड्स बाद गायत्री सदमे से बाहर आई और फिर सीढ़ियों से नीचे भागी। लता के पास जाकर उसने धीमी आवाज में चिढ़ते हुए पूछा, माँ, आखिर यह सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पति ने तो साफ कह दिया था कि वह अंतरा को अपनी बेटी नहीं मानता, तो फिर अब सीधा उसे घर पर क्यों लाया है? लता ने गायत्री को जवाब दिया, यह सब तुम्हारे दिए हुए 10 करोड़ की वजह से हुआ है। अंतरा ने वो पैसे नीरज दीक्षित को देकर महेश को हायर किया है और अब पता नहीं किसी ने महेश को बता दिया है कि उसे नीरज की कंपनी में जुड़वाने में अंतरा का हाथ है, इसलिए अब महेश अंतरा को लकी मानता है। यह सुनकर गायत्री के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने पूछा कि अब अंतरा कब तक इस घर में रहने वाली है? लता ने जवाब दिया कि उसे नहीं लगता कि अंतरा उन लोगों का पीछा आसानी से छोड़ने वाली है। लता ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, तैयार हो जाओ गायत्री, अब अंतरा पलटवार करने वाली है। लता ने यह बोला ही था कि ऊपर से महेश की आवाज़ सुनाई दी, लता, अंतरा को स्वेलोनेस्ट सूप पीने का मन है, जल्दी बना दो। यह सुनकर गायत्री को तुरंत गुस्सा आ गया कि क्या अंतरा अपने आप को दीक्षित परिवार की बेटी मानती है, जो इस तरह ऑर्डर दे रही है। लता ने गायत्री को बताया कि माधुरी बहुत सीधी थी, लेकिन उसकी बेटी उससे बिल्कुल अलग है। गायत्री ने गुस्से से कहा, लेकिन माँ, तुम उसके लिए स्वेलोनेस्ट सूप क्यों बनाओगी? अगर उसे पीना है तो खुद बनाए। गायत्री जिद्दी हो सकती थी, लेकिन लता नहीं। लता ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता गायत्री, और वैसे भी अभी मुझे पता नहीं है कि अंतरा का अगला कदम क्या होगा। इस बार उसने हम पर इतनी जल्दी वार किया कि हमें पता भी नहीं चला, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि वह आगे क्या करना चाहती है, उसके बाद ही हम उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। लता की बात सुनकर गायत्री फ्रस्ट्रेट हो गई। वह मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। उसका कहना था कि वह अंतरा के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती, इसलिए वह घर छोड़कर चली जाएगी। लता ने गायत्री को टोका कि बाहर मीडिया वाले घात लगाकर बैठे होंगे कि कब गायत्री बाहर आए और उन्हें फिर से उसका बिना मेकअप वाले चेहरे का फोटो खींचने मिल जाए। गायत्री बहुत गुस्से में थी, साथ में उसे खुद की फिक्र भी हो रही थी। उसने कहा, ठीक है फिर, अब मेरे पास अंतरा का यह नाटक देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। रुद्र तो वैसे भी शादी के लिए मान नहीं रहा था, अब महेश को भी मेरी पड़ी नहीं है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है माँ? लता ने बेबसी से आह भरी। गायत्री को पता नहीं था कि इसी को दुनियादारी कहते हैं। कुछ चीजें इंसानों के हाथ में नहीं होती। खुद लता को भी महेश के साथ रहने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब जाकर लता को जो हमेशा से चाहिए था वह मिला था। लता अपने इन ख्यालों से बाहर आई और गायत्री को किसी तरह शांत करके वापस उसके रूम में भेजा और फिर किचन में गई। स्वेलोनेस्ट सूप बनाने के बाद लता उसे लेकर ऊपर गई और अंतरा के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। लेकिन यह आवाज महेश की थी। अंतरा जब से आई थी तब से वह अंतरा के रूम में ही था। यह जानकर लता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट लाकर दरवाजे को धक्का दिया। अंदर जाकर उसने कहा, अंतरा, स्वेलोनेस्ट सूप तैयार है, जल्दी से पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। यह सुनकर अंतरा के बदले महेश ने जवाब दिया, वहीं टेबल पर रख दो, अंतरा बाद में पी लेगी। महेश ने लता की तरफ देखे बिना यह कह दिया था। महेश को देखकर लता के कदम थम गए। महेश चश्मे पहने हुए टेबल पर बैठा था और टेबल पर बहुत बड़ा चार्ट था जिसमें एक ड्राइंग बना था। टेबल पर रूलर, पेंसिल और डिजाइनिंग के बाकी टूल्स भी पड़े थे। महेश चार्ट दिखाते हुए अंतरा को कुछ समझा रहा था। अंतरा भी खड़ी होकर एक स्टूडेंट की तरह ध्यान से महेश की बातें सुन रही थी। बीच बीच में वह सहमति में अपना सर
हाँ में हिला देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बाप बेटी हों। लता के चेहरे से धीरे धीरे मुस्कुराहट गायब होने लगी। उसने कहा, इस सूप को गर्म ही पिया जाता है, ठंडा होने के बाद उसका टेस्ट खराब हो जाता है। यह सुनकर अंतरा ने लता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक यू मिसेस दीक्षित, मैं अभी पी लेती हूँ। अंतरा की बात सुनते ही लता ने कहा, अरे बेटा, तुम मुझे मिसेस दीक्षित क्यों बुला रही हो? यह बहुत फॉर्मल मालूम पड़ता है। तुम मुझे आंटी कह सकती हो। अंतरा ने तुरंत जवाब दिया, मैं आपसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे आपकी और मिस्टर दीक्षित दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी मिस्टर दीक्षित मुझे जो सिखा रहे थे वह काफ़ी यूज़फुल था। मैं तो हमेशा से एक हाउसवाइफ रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। इसलिए जब मैंने सुना कि मिस्टर दीक्षित बेस्ट डिज़ाइनर हैं, तब मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन आज मैंने खुद देख लिया कि मिस्टर दीक्षित सच में गार्डन डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर के मास्टर हैं। यह सुनकर महेश काफ़ी खुश हो गया। अरे बेटा, तुमने तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। अगर तुम्हें डिज़ाइनिंग पसंद है तो जब भी मैं फ्री रहूँगा मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। यह सुनते ही अंतरा ने जवाब दिया, आपके पास कौन नहीं सीखना चाहेगा। थैंक यू मिस्टर दीक्षित। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंतरा को थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसने अंतरा से कहा, अब पहले जल्दी से सूप पी लो। यह स्वेलोनस तुम्हारी आंटी ने अब्रॉड में किसी को बोलकर खास गायत्री के लिए मंगवाया है। यह प्रेगनेंसी के लिए बहुत फायदेमंद है। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाया और लता के पास जाकर उसके हाथ से सूप का बाउल लेकर आधा चम्मच भर के सूप चखा। चम्मच वापस बाउल में रखते हुए अंतरा ने कहा, दरअसल मैंने पहले कभी स्वेलोनस सूप पिया नहीं है, इसलिए यह बहुत टेस्टी है। वैसे इसे आपने कहाँ से मंगवाया आंटी? लता ने अंतरा के सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया। उसने कहा, अब वो तो मुझे भी याद नहीं है। मेरी एक फ्रेंड अक्सर अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करती है। यह उसे कब और कहाँ से भेजा होगा, यह शायद उसे खुद भी याद नहीं होगा। कभी कभी तो मुझे भी अपनी उस दोस्त से जलन होती है। वैसी लाइफ अच्छी है, जब मन किया सामान बांधो और निकल पड़ो। लता के जवाब से अंतरा समझ गई थी कि वह बताना नहीं चाहती कि यह स्वेलोनस कहाँ से आया है। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर जगह घूमना सबकी किस्मत में नहीं होता। ऐसी जिंदगी से किसी को भी जलन होना स्वाभाविक है। लेकिन हम हिंदुस्तानी औरतें हैं और एक हिंदुस्तानी औरत अपने पूरे परिवार की बागडोर संभालती है। आपके पास भी अपना परिवार है। आपके हस्बैंड इतने फेमस हैं। आपके दोनों बच्चे इतने समझदार हैं। देखा जाए तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको अपनी दोस्त से ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतरा की बात सुनकर महेश ने अपने चश्मे निकालते हुए कहा, आई एग्री। अब लता की लाइफ पहले से काफ़ी बेहतर है। जब मैं उसे पहली बार मिला था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें थी। यह सुनकर अंतरा ने पूछा कि आप दोनों अब्रॉड में मिले थे ना? वहाँ पर पढ़ाई करने बहुत दिक्कतें आई होंगी, नहीं? महेश ने अंतरा को जवाब दिया, नहीं नहीं, हम तो यहीं इंडिया में ही मिले थे। उस वक्त लता। महेश अंतरा की मीठी बातों में आकर अतीत की बातें बताने लगा था। यह देखकर लता ने तुरंत महेश की बात काट दी और कहा, अरे आप कहाँ यह सब पुरानी बातें लेकर बैठ गए? अंतरा बोर हो जाएगी। उस वक्त मैं जवान थी और जवानी में थोड़ी बहुत तकलीफें किसे नहीं उठानी पड़ती, है ना? अंतरा, अब बातें बात में, पहले सूप खत्म करो, फिर हमें डिनर भी तो करना है। महेश को समझ आ गया था कि लता ने उसकी बात काट दी थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और लता की हाँ में हाँ मिलाकर अंतरा को डिनर के लिए चलने कहा। अंतरा ने नाटक करते हुए बताया, एक्चुअली मेरा पेट अपसेट लग रहा है, तो आज मैं डिनर ना करूं वही बेहतर रहेगा। यह सुनकर महेश ने कहा, ओह ठीक है, फिर तुम आराम करो। इतना बोलकर महेश ने लता की तरफ देखते हुए कहा, दरअसल भूख तो मुझे भी नहीं है।
शाम को ऑफिस में मिस्टर कश्यप ने जोर देकर नाश्ता करवाया था। तुम और बच्चे खाना खा लो, मैं नहाकर सो जाता हूँ। कल से ऑफिस भी तो जाना है। लता को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अंदाजा था कि अंतरा खाना नहीं खाएगी। वह बस लता से मेहनत करवाना चाहती थी, इसलिए उसने डिनर के लिए हाँ कहा था। लेकिन अंतरा से ज़्यादा गुस्सा उसे महेश पर आ रहा था, क्योंकि अंतरा डिनर नहीं करना चाहती। यह जानकर उसने खुद भी मना कर दिया, लेकिन लता कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए चेहरे से महेश को हाँ में जवाब दिया। उसके बाद महेश रूम से निकल गया। महेश के जाने के बाद रूम में अंतरा और लता ही बचे थे। अब उन दोनों को नाटक करने की जरूरत नहीं थी। लता और अंतरा दोनों ही एक दूसरे को घूर रही थी। अब लता अंतरा से क्या कहेगी? कहीं अंतरा ने इस घर में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी थी? कुछ देर बाद आखिर लता ने कहा, मैं समझ गई हूँ कि तुमने इतना सब इसलिए किया ताकि तुम इस घर में रहकर जान सको कि अतीत में क्या हुआ था। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। अपनी माँ के लिए बदला लेने के चक्कर में तुम किसी गलत इंसान को अपना टारगेट मत बना लेना, क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, यह तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी, और आपके लिए यही अच्छा होगा कि मेरी माँ की मौत से आपका दूर दूर तक लेना देना ना हो, वरना इस बात की गारंटी है कि बची हुई जिंदगी आप चैन से जी नहीं पाओगे। यह सुनकर लता को हंसी आ गई और अपने हाथ में पकड़े सूप के बाउल को देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम सच में यह सूप पीना चाहती हो। तुम्हें डर होगा कि कहीं मैंने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया, है ना? लता की बात का जवाब देते हुए अंतरा ने बताया कि उसे लता पर भरोसा है कि वह इतना बेवकूफ़ी का काम तो नहीं करेगी। यह सुनकर लता ने कह दिया कि अच्छा है कि अंतरा के पास दिमाग है। इस पर अंतरा ने भी लता को ताना मारते हुए कहा, मेरे पास तो दिमाग है, लेकिन गायत्री के पास बिल्कुल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी चालाक माँ को ऐसी बेवकूफ़ बेटी मिली है। अंतरा की बात सुनकर लता ने जवाब दिया, माना कि गायत्री तुम्हारे जितनी स्मार्ट नहीं है, लेकिन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि तुम्हारे इस घर में आते ही तुम्हें जहर खिला दे। यह सुनते ही अंतरा अचानक हंस पड़ी और उसने कहा, अगर इस सूप में किसी ने जहर नहीं मिलाया तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। पहले आप थोड़ा टेस्ट करो, उसके बाद मेरी बारी। अंतरा के यह बोलते ही लता का हाथ हल्का सा कांप उठा, जिसकी वजह से थोड़ा सूप नीचे गिर गया। यह देखकर अंतरा ने लता को बताया कि वह जानती थी कि सूप पीने की लता की हिम्मत नहीं होगी। लता ने अंतरा को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद अंतरा ने रूम का दरवाज़ा खोलकर लता को वहाँ से निकल जाने का इशारा किया और कहा, आपको अभी बर्तन भी तो धोने होंगे ना? यह सुनने के बाद लता ने कुछ सेकंड्स तक अंतरा को घूरा और फिर बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल गई। लता के जाने के बाद अंतरा ने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि उसे गरिमा की दी हुई सेफ्टी टिप याद आ गई। उसने पास में पड़ा एक टेबल सरकाकर बेडरूम के दरवाजे पर सटा दिया। वह दुश्मनों से घिरी थी, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही अंतरा ने बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाए कि उसके फ़ोन पर मैसेज टोन बजा। अंतरा ने जाकर फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ा। वो स्वेलो नेस्ट टॉप क्वालिटी का ही है, उसे खास फ्रांस से मंगाया गया है। तुम्हें तो पता ही होगा कि स्वेलो नेस्ट इतना महंगा आता है कि आम लोग उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तुम बहुत लकी हो। यह मैसेज गायत्री ने भेजा था, जो कि पास वाले रूम में ही थी। अंतरा को हंसी आ गई। अंतरा को ख्याल आया कि गायत्री सच में बेवकूफ़ है। लाख कोशिशों के बाद भी अंतरा जो बात लता से नहीं जान पाई, वह बात अंतरा ने गायत्री को सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर जान ली। दरअसल अपने कमरे में पहुंचकर अंतरा ने महेश को बताया था कि उसे स्वेलो नेस्ट सूप पीना है। उसके बाद अंतरा ने गायत्री को मैसेज भेजा था।
मैंने सुना है तुम्हारे लिए कहीं से स्वेलो नेस्ट आया है। अब मैं भी इस घर में आ गई हूँ, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और तुम टेंशन मत लो, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हारे लिए टॉप क्वालिटी का स्वेलो नेस्ट मंगवाने के लिए कह दूंगी। जब अंतरा ने यह मैसेज भेजा था तब गायत्री लता के पास गई हुई थी। उसने वापस आकर मैसेज पढ़ा और वह तिलमिला उठी। अंतरा उसे के बाद एक चीज़ें छीनने लगी थी, इसलिए वैसे ही वह अंतरा से इतनी नफरत करती थी। और अब खास गायत्री के लिए आया हुआ इतना महंगा स्वेलो नेस्ट भी अंतरा छीनना चाहती थी। इससे गायत्री को बहुत गुस्सा आया था। उस वक्त महेश अंतरा के रूम में बैठा था, इसलिए गायत्री अंतरा के रूम में आकर झगड़ा नहीं कर सकती थी। आखिर उसने अंतरा को मैसेज में ही रिप्लाई दे दिया, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ था। लता को बिना पता चले अंतरा को एक अहम जानकारी हासिल हो गई थी। स्वेलोनेश ने कमाल कर दिया था। गायत्री का मैसेज पढ़ने के बाद अंतरा ने सीधा मिस्टर शैडो को कॉल लगाया। सामने से फ़ोन उठते ही अंतरा ने सीधा मुद्दे की बात की। लता की क्लासमेट और दोस्त डॉक्टर मनीषा पाटिल के फ्रांस में होने के चांसेस हैं। यह सुनते ही फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर शैडो ने कहा, ठीक है, मैं अभी वहाँ पर किसी को पता लगाने कहता हूँ। इसके बाद दोनों ने कोई बातें नहीं की और फ़ोन रख दिया। अंतरा सो गई थी, लेकिन मिस्टर शैडो काम पर लग गया था। लगभग 2 घंटे बाद ही एक रिजल्ट हाथ लगा। अंतरा का फ़ोन बजा। उसने नींद से जागकर कॉल उठाया। सामने से मिस्टर शैडो ने इन्फॉर्मेशन दी, तुम्हारा शक सही था। डॉक्टर मनीषा पाटिल फ्रांस में ही हैं। गायत्री ने उसे रिश्वत दी थी। वो वीडियो तन्वी ने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को दे दिया था, इसलिए डॉक्टर मनीषा को काम से निकाल दिया गया था। उसके बाद वह पहले दिल्ली गई थी और दिल्ली से फ्रांस। वहाँ पर वो एक प्राइवेट क्लिनिक में काम कर रही हैं। मेरे आदमी उसकी हर एक हरकत पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि तुम्हारी माँ की मौत के पीछे लता का ही हाथ है। इसलिए फ़िलहाल दुश्मन को कोई भनक ना लग जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मिस्टर शैडो की बात से अंतरा सहमत थी। जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी वह महेश के घर रहने आ गई थी, इसलिए आज नहीं तो कल सच्चाई का पता चल ही जाएगा। अंतरा ने कहा, मिस्टर शैडो, थैंक यू। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। यह सुनकर अंतरा को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर एक आह भरी और कहा, मैं अपना और हमारे बच्चे दोनों का ख्याल रखूँगी। मुझे पता है कि मेरा फैसला रिस्की था, लेकिन मेरी माँ की मौत की असलियत के बारे में पता लगाना ज़रूरी था। मिस्टर शैडो का कहना था कि वह पहले ही अंतरा को बता चुका है कि अंतरा जो चाहे कर सकती है। वह ना कभी अंतरा को रोकेगा और ना ही उसके मामलों में दखल देगा। मिस्टर शैडो को बस एक बात की फिक्र थी कि अंतरा और अपने बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लता से निपटना आसान काम नहीं था। मिस्टर शैडो ने बताया कि उसने अंतरा के प्रोटेक्शन के लिए अपने आदमियों को महेश के घर के बाहर रखा हुआ है, लेकिन वो लोग हर वक्त घर के अंदर तो नहीं रह सकते। अंदर तो अंतरा अकेली ही है, इसलिए मिस्टर शैडो को अंतरा की फिक्र रहती है। यह जानकर अंतरा थोड़ी हैरान हो गई। उसने पूछा, आपके आदमी घर के बाहर हैं? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वह लोग घर के अंदर आकर तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूँगा। अंतरा ने जवाब में ओके कहा। मिस्टर शैडो ने बताया कि अब वैसे ही बहुत रात हो चुकी है, इसलिए अंतरा को सो जाना चाहिए। अंतरा ने मिस्टर शैडो को भी सो जाने कहा। मिस्टर शैडो ने बताया कि आज अंतरा होटल सहारा के रूम नंबर 607 में नहीं है, तो उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह अंतरा को देखने आ गया था। यह जानकर अंतरा अचानक बेड से उठी और खिड़की के पास गई। फ्रेंच विंडो खोलकर छोटी बालकनी से बाहर रास्ते पर देखा
तो घर से थोड़ी दूरी पर एक काले रंग की गाड़ी पार्क थी। अंधेरे की वजह से उसे गाड़ी का मॉडल तो नहीं पता चला, पर ऐसा लग रहा था कि वह एक एसयूवी थी और गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा था। इसका मतलब वो सच में वहां पर आया हुआ था। मिस्टर शैडो ने अपना हाथ हिलाया और पूछा कि क्या अंतरा उसे देख पा रही है। अंतरा ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि अगर मिस्टर शैडो ऐसे ही पूरी रात जागता रहा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अंतरा पर नजर रखी है, इसलिए उसे आदत है। उसकी आवाज से लग रहा था कि वह कुछ मिस कर रहा था। मिस्टर शैडो ने अंतरा को गुड नाइट कहा, लेकिन अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदले अंतरा ने पूछा, क्या आज आपने मास्क नहीं पहना? मिस्टर शैडो ज़्यादातर वाइट कलर का मास्क पहनता था, इसलिए अंतरा को इतनी दूरी से भी पता चल रहा था कि आज उसने मास्क नहीं पहना था। मिस्टर शैडो ने कहा, नहीं, मैंने आज मास्क नहीं पहना। यह सुनकर अंतरा की धड़कनें तेज हो गई। मिस्टर शैडो ने कहा, अंतरा, बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा कि तुम मुझसे इतनी दूर नहीं बल्कि मेरे सामने खड़ी होगी और मैंने मास्क नहीं पहना होगा। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। इसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा के साथ ज़्यादा बात ना करते हुए सो जाने के लिए कहा। अंतरा ने भी उसकी बात मान ली और वापस जाकर लेट गई। रूम में अंधेरा था, लेकिन फ्रेंच विंडो के पर्दे खुले हुए थे, जिससे बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अंतरा ने बहुत करवटें बदली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उठी और फिर से बालकनी के पास आई। जैसे ही मिस्टर शैडो की अंतरा पर नजर पड़ी, वह सीधा खड़ा हो गया। उसने तुरंत अंतरा को कॉल करके पूछा कि क्या उसे नींद नहीं आ रही। अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर शैडो को अंतरा की फिक्र होने लगी। उसने पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अंतरा ने तुरंत जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो मैं बस आपको थोड़ा मिस कर रही थी। यह सुनकर मिस्टर शैडो शांत हुआ। उसने पूछा, अगर तुमने अपना मन बदल लिया तो मैं अभी के अभी तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। यह सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई। वह खुद भी जाना चाहती थी। वह मिस्टर शैडो के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। बहुत जल्द अंतरा माँ बनने वाली थी। मिस्टर शैडो ने उसके लिए एक अलग दुनिया बना रखी थी। अंतरा जानती थी कि जब तक वह उस दुनिया में रहेगी, उसे एक सुकून भरी जिंदगी मिलने वाली थी। लेकिन यह मामला ही ऐसा था कि अंतरा अपना मुंह नहीं मोड़ सकती थी। उसने मिस्टर शैडो से कहा, अगर मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार कोई है तो मुझे कम से कम उसे सजा तो देनी पड़ेगी। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, तुम बचपन से ही जिद्दी रही हो, कभी हार नहीं मानती। इसके जवाब में अंतरा ने बताया कि वह जिद्दी नहीं बल्कि कमज़ोर है। तभी तो उसे रुद्र की माँ मधु को 4 साल तक झेलना पड़ा। मिस्टर शैडो ने अंतरा को टोका कि उसे कमज़ोरी नहीं बोलते। अंतरा बड़ों की इज्जत करती हैं, इसलिए उसने मधु को कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। मिस्टर शैडो का कहना था कि अंतरा को समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं और सारे बुजुर्ग लोग अच्छे हों यह ज़रूरी नहीं, जैसे कि महेश और मधु। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन बुरे लोगों का बर्ताव सबकी तरफ बुरा नहीं होता। जैसे कि महेश मेरी माँ और मेरी तरफ पत्थर दिल था, लेकिन वह ध्रुव को दिल से प्यार करता है। यहाँ तक कि गायत्री के लिए भी उसके दिल में एक बाप का प्यार है। और रही बात मधु की, तो उसने मुझे भले ही जलील किया हो, लेकिन रुद्र को बचपन से बहुत लाड़ प्यार दिया है। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने कहा, अच्छा। अंतरा ने जवाब दिया कि मधु का पति बहुत पहले ही गुजर गया था और रुद्र मधु का इकलौता बेटा है, इसलिए उसने रुद्र को लाड़ प्यार देकर बहुत घमंडी बना दिया है। अंतरा का कहना था कि रुद्र जितना घमंडी तो ऋषभ मलिक भी नहीं है। ऋषभ का नाम सुनते ही
मिस्टर शैडो को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, अंतरा, एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया था। फ्रांस में मेरे आदमी डॉक्टर मनीषा पर नजर रख रहे थे, तब उन लोगों ने ऋषभ को उसकी क्लिनिक पर आते देखा था, और वो भी कई बार। यह सुनकर अंतरा के होश उड़ गए।